आज के इस सोशल मीडिया एज में डिजिटल डिस्ट्रेस बढ़ता जा रहा है और बहुत इशू ये रेलेवेंट हो गया है। देखा जाए तो इन ए वे पूरा हमारा ह्यूमैनिटी जो है पीछे, इनके पीछे एल्गोरिथम्स हैं जो हमको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जायंट एल्गोरिथम्स, और ये हमें ड्राइव कर रहे हैं नॉट ओनली एडिक्शन बट ऑल्सो एंजाइटी। तो डिजिटल डिस्ट्रेस के एज में ये जो एल्गोरिथम ऑफ एंजाइटी है ये कैसे ऑपरेट कर रही है और इसको एज ए साइकोलॉजिस्ट आप इसको कैसे देखेंगे इस चीज को? यस, दिस इज एन इशू, क्योंकि हम सारा चीज़ें यूज़ करते हैं डिजिटली आजकल, इवन बैंक से लेके हर चीज़। उसके बिना शायद एक टाइम में वो एक लग्जरी थी, अब वो नेसेसिटी हो गई है। तो और वो पैटर्न पे काम करती है, एल्गोरिथम पे काम करती है, सही है। तो ये एंजाइटी जब देखती है समाज में इन चीज़ों से, और ये ड्रिवन है इस बात से कि कितने लोग उसकी तरफ आ रहे हैं। नाउ व्हेन वी सी समथिंग एंड वी अगेन गो ऑन दैट स्क्रीन, क्योंकि उसमें सेंसेशनलिज्म है, उससे हमारी एंजाइटी बढ़ रही है, लेकिन हमें फिर भी उसको देखने का मन करता है। क्यों? क्योंकि वो स्क्रीन हमें फिर एल्गोरिथम की थ्रू और दिखाती है। क्यों? क्योंकि वो कॉर्पोरेट्स का उसमें फायदा है। सो दिस इज अ वेरी विशियस साइकिल इन फैक्ट। अब अगर आप देखें तो हमारे ब्रेन के दो हिस्से होते हैं। वन इज इमोशनल ब्रेन विच लर्न्स ऑन पैटर्न। फियर और फ्लाइट एंड फियर कॉम्प्लेक्स काफ़ी लोग जानते होंगे इसके बारे में। वो हमारा इमोशनल ब्रेन एज ए चाइल्ड नहीं जानता है, लेकिन जब वो छोटा बच्चा एक बार आग को छूता और जल जाता है तो वो जानता है इस आग से मेरे को फियर है ना। और इसी तरह से शुरू में वो कुत्ते के पास भी चला जाता है, कुत्ता उसको काट भी लेगा तो वो उसको जाके उसके मुंह में हाथ डाल देगा छोटा बच्चा, लेकिन बड़े होने पे वो दूर से ही भाग लेता है। सो अवर इमोशनल ब्रेन लर्न्स बाय पैटर्न। और अगर उसी पे हम जीते रहते तो हम फिर आज यहाँ नहीं हो पाते, शायद डायनासोर समूह खा जाते या और एनिमल्स। लेकिन इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन लगभग 200 से 300 मिलियन ईयर्स पहले हमारा नियोकॉर्टेक्स डेवलप हुआ, विच हैज ए पावर ऑफ लॉजिक, रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड देन मॉडिफाइंग दैट इमोशनल ब्रेन। अभी क्या हो गया है कि दिस पैटर्न, आई विल कॉल इट ए इमोशनल ब्रेन, एक तरह का एक्सटर्नल इमोशन ब्रेन आ गया और इसकी पावर ह्यूज हो गई है क्योंकि इसमें प्रॉफिट इन्वॉल्व है कुछ कॉर्पोरेट्स का। सो दिस इज ट्राइंग टू ओवरराइड अस, और वो इतना ज्यादा एडिक्टिव कर देता है डोपामीन को यूज करके कि हम अपना नियोकॉर्टेक्स को यूज नहीं कर पा रहे। तो बहुत जरूरत है हमें और लॉजिकल होने की, हमें और रेशनल अपने में डेवलप करने की, और उसके लिए चाहिए हमें टाइम। वी डोंट एंड इट इज नॉट एबल टू मेक। वो हम स्क्रॉल करते हैं। अगर हम हर इंसान अपने लिए कुछ खाली समय रखे, आज भी माइंडफुलनेस में कहा जाता है कि आप मेडिटेशन करिए, क्या यू आर जस्ट ब्लॉकिंग एवरीथिंग एंड यू आर लीविंग योर माइंड अलोन। एट दैट टाइम आपका माइंड सोचता है कि क्या ये सही था, क्या ये पैटर्न था, लेकिन क्या ये सही था। So need is to think like this, and unless we are able to do it, ये एंजाइटी, डिजिटल डिस्ट्रेस बढ़ेगा। लेकिन जैसे एक वो है ना, दर्द जब हद से गुजर जाता है तो दवा हो जाता है। तो जब लोगों को पता लग जाएगा कि ये इतना अधिक हो रहा है तो मुझे कुछ करने की जरूरत है, तो आई सपोज दिस इज अ नेचुरल कोर्स। मे बी वी कैन एड इट by creating more logical thinking, by creating more rational thinking through our neocortex, making aware of the whole systems of brain. और एक वो जो बुक है डेनियल कोनमैन की, काफ़ी लोगों ने उसको देखा होगा, थिंकिंग स्लो एंड फास्ट, एंड सेज देयर आर टू प्रोसेसेस इन आवर ब्रेन, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2. प्रोसेस 1 इज ऑटोमेटिक सिस्टम विच वी लर्न, एंड 95% ऑफ द टाइम वही एक्ट करता है, लेकिन क्योंकि वो क्विक होता है, इट डजंट अलाउ द प्रोसेस 2 टू वर्क। सो दैट फाइट गोज ऑन। देयर आर टू बर्ड्स इन अवर ब्रेन, सो वी हैव टू सी अवरसेल्फ कि हमें किस बर्ड्स को विंग देने हैं और उसको और पावरफुल बनाना। तो अभी तक 2 ब्रेन थे, रैशनल एंड इमोशनल।
अब तीसरा ब्रेन आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल ब्रेन। Yes. ये हमारे दोनों पार्ट्स को बहुत डीपली तरीके से इम्पैक्ट करने जा रहा है। Very right. मिस्टर निगम, एक ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट ये अभी इसमें मॉडर्न एज को मैं ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा माइंड ही इस तरीके से है। एक जॉन कबात-जिन हैं, बड़े फेमस अमेरिकन न्यूरो साइंटिस्ट। उन्होंने कहा है कि वी हैव ए थिंकिंग डिसीज, कि वी कीप ऑन थिंकिंग, और हमें ये नहीं पता चल पाता कि थिंकिंग कब ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाती है, और हम लोग अक्सर ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि इसकी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ओवर थिंकिंग, और कैसे हम इस इशू को हैंडल कर सकते हैं। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड ओवर थिंकिंग है क्या। जब हम किसी चीज को बार बार सोचते हैं, सोचते किस लिए हैं? एक डिसीजन लेने के लिए, लेकिन हम सोचने के लूप में फंस जाते हैं और हम डिसीजन नहीं ले पाते। सोचते किस लिए हैं? एनालिसिस करने के लिए, और हम पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस में फंस जाते हैं, तो वो ओवर थिंकिंग हो जाती है। सच पूछे तो हमारा ब्रेन बना इसलिए है, एवोल्यूशन के थ्रू मिलियंस ऑफ ईयर में वो यही काम था उसका, कि वो जान सके कहाँ फियर आने वाला है और कहाँ हमें क्या करना है, तो वो उसी में फंस जाता है। एंड इसी को सरपास करने के लिए, जैसे मैंने कहा, इवोल्यूशनरी प्रोसेस में जैसे मैमेलियंस बने तो हमारा नियोकॉर्टेक्स डेवलप हुआ, और जिसने रेशनल थिंकिंग के बाद इसको डेवलप किया। तो कई सारे ऐसे चीजें हैं जो कि कुछ लोगों में इस चीज को बढ़ावा देते हैं। वी आर नॉट एबल टू टेक डिसीजन। जैसे एक सोच होती है कि व्हाट इफ, अगर ये हो गया तो क्या होगा। इसके पीछे मुझे कारण लगता है कि ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग। लोग सोचते हैं कि मुझे परफेक्ट ही होना है, मुझे एकदम ऐसा ही चाहिए, बट द क्वेश्चन इज समथिंग डिफरेंट। आर वी रेडी टू फेस द ग्रे, समथिंग गुड एंड समथिंग बैड? मैं कई बार यंगर जनरेशन को जो मेरे पास आते हैं उनको कहता हूं, आप डरो मत जो भी डिसीजन ले रहे हो उससे, आप तैयार रहो कि वर्स्ट भी हो गया तो मैं कैसे तैयार हूं उसको हैंडल करने के लिए। दैट इंक्रीजेस योर एम्पावरमेंट। इनफैक्ट मैंने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि डू योर बेस्ट एंड बी रेडी फॉर द वर्स्ट। सो दिस becomes the habitual pattern. So this kind of awareness can make us override it. This is a big problem. एक और लिए भी है, क्योंकि हमें समय नहीं है। वो हम कब कर पाएंगे? जब हम सेल्फ रिफ्लेक्ट करेंगे। सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए समय चाहिए। सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए फोन दूर रखना पड़ेगा, स्क्रीन से दूर रहना होगा, कुछ देर अपने आप में बैठना होगा। लोग कहते हैं कि मैं अकेले बैठ के बोर हो जाता हूं। मैं कहता हूं कि अगर आप अपने आप से ही बोर हो जाते हो तो ये सोचो कि आप कितने बोरिंग आदमी हो। तो इसलिए बहुत जरूरी है कुछ सेल्फ रिफ्लेक्शन करें, अपने को क्वेश्चन करें, अपनी थिंकिंग को, और वो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस जो हैं ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग के, वो नहीं आने दें। मेडिटेशन भी एक तरीका है उसका, डीप ब्रीदिंग तरीका है, ऐसे कई सारी चीजें हैं। इसलिए साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंस, जैसे आपने शुरू में ही कहा, साइकोलॉजी और थेरेपिस्ट की डिमांड आगे समय में बढ़ने वाली है, क्योंकि इतने सारी चीजें जो डिस्ट्रैक्शंस आ गए, इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया है, उसको किसी को तो काउंटर करना पड़ेगा। मुझे लगता है अब ये जमाना आ गया है कि जैसे हम एक टीचर रखते हैं पढ़ाई के लिए, स्कूल होते हैं पढ़ाई के लिए, हर इंसान के पास एक पर्सनल काउंसलर भी होना चाहिए। कुछ लोगों को इसकी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे देखिए, एक छोटा बच्चा, कुछ बच्चे होते हैं, मैंने देखा, मेरे 2 पोते पोती हैं, एक वो रात में उठेगी तो आ की और उसके बाद खुद ही सेल्फ सूद करके सो जाएगी। दूसरा, वो अगर उठ गया तो पूरा घर उठ जाएगा। ही इज नॉट एबल टू सेल्फ सूद। एज वी ग्रो अप ऑल्सो, हमारी साइकोलॉजी कुछ ऐसी है कि कुछ लोग अपने को सेल्फ मैनेज कर लेते हैं।
कुछ नहीं कर पाते हैं. सो and the social media and all such distraction, information overload is increasing this thing. और अगर हम एक पर्सनल काउंसलर रखें जो हमें जब दिक्कत आए उससे हम बात कर सकें, तो मुझे लगता है 50% ऑफ द प्रॉब्लम्स कैन बी चेक्ड और सेल्फ स्टीम बढ़ेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा, नहीं मैं इसको भी डील कर सकता हूँ. सो दिस विल हेल्प द होल प्रोसेस. अवेयरनेस के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है सेल्फ कंटेम्पलेशन, जो आपने कहा कि हम एकांत में बैठना सीखें, अपने आप से हम इंटरेक्ट करें. सॉलिट्यूड, मोमेंट्स ऑफ सॉलिट्यूड, इसको हमें एंजॉय करना चाहिए क्योंकि हम एक बिजीनेस कल्चर के अंदर जी रहे हैं. हर आदमी इतना बिजी या तो होता है या अपने आप को इतना बिजी कर लेता है कि उसको एकांत में बैठने का समय नहीं मिलता. इसलिए सॉलिट्यूड की इम्पोर्टेंस जो है बहुत ज़्यादा जो कर लेता है. आपने कहा ना, मुझे लगता है वो हमारा एनवायरनमेंट जो है, सोसाइटी अपने किसी भी कारण से ऐसी डेवलप हुई है कि वो उसको कर देती है. लेकिन अगर हम सोचें कि मेरी जिम्मेदारी मेरी है, इनकी नहीं है मुझे बिजी करने की, सॉलिट्यूड ढूंढने की जिम्मेदारी मेरी है, तो शायद मैं वो समय निकाल लूँगा सॉलिट्यूड के लिए और बहुत सारी चीज़ें उससे वेरी राइटली सेड ठीक हो सकती हैं. सो थैंक यू वेरी मच मिस्टर निगम, आपने काफ़ी इंसाइट्स हमको दी, खासकर मॉडर्न एज के जो चैलेंजेस हैं कि इनको हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच कि आप यहाँ पे आए. for having me here, and it was a great pleasure talking to you. And I suppose such kind of podcast and media can be very good, जिससे कि हम समाज में ये मैसेज को फैला सकते हैं कि हमें थोड़ा रुकने की ज़रूरत है, ठहराव की ज़रूरत है. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. थैंक यू.